हेलो गाइस, हम लोगों ने पिछली क्लास में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कंटेंट्स पढ़े, उसको ऊपर ऊपर से समझ लिया। अभी आगे देख रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के जो आगे के कंटेंट जो सारे कंटेंट दिए हैं उनमें क्या क्या होना चाहिए, ज़रूरी बातें क्या क्या ज़रूरी बातें होनी चाहिए जो सबको पता होना चाहिए। बेसिकली कुछ 2-3 पॉइंट हमने लिखे हैं, वो देखते हैं। नेम क्लॉज में, क्योंकि हमने उसके कई सारे पढ़े थे। नरोल का बताया था मैंने, नरोल का, ठीक है। अब ये नरोल का जो है, इसका मतलब नेम क्लॉज, रजिस्टर्ड ऑफिस, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज, और उसके बाद हमारी लायबिलिटी क्लॉज, कैपिटल क्लॉज और एसोसिएशन क्लॉज, ठीक है। अब इसको हम आगे समझेंगे, ठीक है, ये होता क्या है, ठीक है। नेम क्लॉज में हमने पढ़ा था कि इस किसी भी कंपनी के पीछे लास्ट वर्ड इंड में, देखो इंड में लिखा ना, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड होना ज़रूरी है, क्योंकि ये होना बहुत ही ज़रूरी, इतना ज़रूरी है, इससे कंपनी की पहचान होती है, ठीक है, कि कंपनी किस नेचर की है, लिमिटेड है, प्राइवेट लिमिटेड है। अगर कंपनी पब्लिक कंपनी हुई तो उसके नाम के पीछे लिमिटेड वर्ड लगेगा, और अगर प्राइवेट लिमिटेड हुई, ठीक है, यानी कि प्राइवेट कंपनी हुई तो उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखना होगा, ठीक है। ये चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। देखो इसमें लिखा हुआ मस्ट, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं, ठीक है। इट इज़ उनके ऊपर, मतलब कि कंपलसरी है, कहने का मतलब है कि ये कंपलसरी है उनके लिए कि उनको लगाना ही है, ठीक है। कोई ऑप्शन नहीं, कोई चॉइस नहीं दे रहा है हमारा इंस्टीट्यूट, उनको बाउंड कर रहा है कि नहीं भाई आप लगाओगे ही, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। इट कांट बी आइडेंटिकल, ठीक है, किसके, एग्जिस्टिंग कंपनी के, ठीक है। कह रहा कि जो भी आप नाम लोगे अपनी कंपनी का, जो भी नाम रखोगे, ठीक है, मान लो मैंने लिखा ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। अब ABC प्राइवेट लिमिटेड मैंने लिख दिया। अब ABC प्राइवेट लिमिटेड मान लीजिए पहले से एग्जिस्ट करती हो, ठीक है, तो हम और सेम बिजनेस कर रही हो, जो बिजनेस हम करने के लिए खोले हैं वही बिजनेस सेम कंपनी कर रही है पहले से, तो हम वो नाम नहीं रख सकते हैं, ठीक है, आइडेंटिकल, ठीक है, एक समान नाम नहीं रख सकते हैं। दूसरी बात, इट कांट एल्यूड द न्यू कंपनी डूइंग द बिजनेस एंड एग्जिस्टिंग कंपनी। वही बात कह रहा है। एल्यूड मतलब होता है कि इनडायरेक्टली आप कोई ऐसा काम नहीं करोगे, ठीक है, जो कोई कंपनी डायरेक्टली कर रही है, ठीक है ना। मतलब ऐसा कोई हिंट नहीं दे रहे हो कि हम उसी सेक्टर में जा रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए ABC प्राइवेट लिमिटेड है, ठीक है, ये सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग में जाती है, ठीक है। और कैसे मैन्युफैक्चरिंग में, ये बूट्स बनाती है, शूज़ बनाती हैं, ठीक है, और सिर्फ और सिर्फ प्योर लेदर का बूट बनाती हैं, ये प्योर लेदर बूट। इनके पास कोई और अदर ऑप्शन नहीं है, कोई और दूसरा काम नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेदर में डील करते हैं और बूट्स बनाते हैं, ठीक है। तो दूसरी कंपनी जो अभी नई एग्जिस्ट, मतलब जो भी इनकॉर्पोरेट हो रही है, जो बन रही है, ठीक है, वो ऐसा बिजनेस नहीं कर सकती, वो इनडायरेक्टली नहीं कह सकती कि भाई देखो हम भी इसी सेक्टर में जा रहे हैं और इसी नाम के साथ। इससे क्या होगा, इससे जो शेयर होल्डर्स हैं, बाकी के जो आउटसाइडर्स हैं, ठीक है, उनके माइंड में कन्फ्यूज़न होगा, ठीक है। मान लीजिए पहले वाली ABC प्राइवेट लिमिटेड है, वो बहुत अच्छा काम कर रही थी, ठीक है, और बहुत अच्छे बूट्स बना रही थी, प्योर लेदर यूज़ कर रही थी, और मार्केट में उसका बड़ा नाम था, उसकी बड़ी अच्छा पहचान था, बहुत अच्छी ख्याति थी, गुडविल था उसका, ठीक है। लेकिन जो नई कंपनी आ रही है, ये भी सेम सेक्टर में अगर चली गई, सेम तरह से काम करने लग गई, तो फ्यूचर में क्या होगा कि उसका जो नाम है, ठीक है, जो पहचान है, वो ख़राब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कैसे, मान लीजिए वो कंपनी इतना अच्छा काम कर रही थी और ये कंपनी लेदर मिक्सचर लेदर यूज़ कर रही है, प्योर लेदर यूज़ नहीं कर रही है, मिक्सचर लेदर। पहली कंपनी कह रही है हमारे यहाँ से शूज़ खरीदने पे आप 10 साल तक फ्री हो, 10 साल तक आपके शूज़ चलेंगे बिंदास। अभी नई कंपनी जो है ये कह रही है भाई हम भी 10 साल का ही गारंटी दे रहे हैं, लेकिन क्या हुआ, 2 साल 3 साल पहनने के बाद उसके जो लेदर थे वो उखड़ने लग गए, जूते फटने लग गए। तो इससे किसका नाम खराब होगा, लोगों का माइंड उसी
पुराने वाले पे जाएगा, उसकी गुडविल डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो इसलिए हम एल्यूड नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा, इट शुड नॉट बी मिसलीडिंग इन एनी वे, मतलब कह रहा है किसी भी तरीके से आप गुमराह नहीं कर सकते, किसको, बायर्स को, शेयर होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, किसी भी तरीके से गुमराह करने की इजाज़त हमारा कंपनी लॉ नहीं देता है। हमारा कंपनीज एक्ट 2013 नहीं देता है किसी भी तरीके की गुमराह की इजाज़त, ठीक है। अब किसी को मिसलीड कैसे कर सकते हो भाई, हम आपको अथॉरिटी दे रहे हैं कि आप कंपनी बनाओ, लोगों में सर्व करो, ठीक है, अपने शेयर बेचो, पैसे कमाओ, आप प्रॉफिट कमाओ, ठीक है, अपना काम बनाओ, लेकिन सामने वाले को नुकसान पहुंचा के आपको प्रॉफिट कमाने का कोई अधिकार नहीं है, ठीक है। ये चीज़ माइंड में रखिए, ठीक है। दूसरा देखते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस। हमने पढ़ा था, हमने बताया भी था लास्ट क्लास में कि रजिस्टर्ड ऑफिस के जो ऑप्शन होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस का जो क्लॉज होता है, उस क्लॉज में हम स्टेट का नाम लिखते हैं, ठीक है। ठीक है, स्टेट का नाम तो लिखते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ और भी बहुत कुछ होता है। क्या होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस फिजिकल लोकेशन डिटरमाइंस विच जुरिस्डिक्शन द आरओसी एंड कोर्ट वुड फॉल अंडर। मतलब ये कह रहा है कि जो रजिस्टर्ड ऑफिस है, ठीक है, उसमें जो आप लोकेशन लिखोगे, ठीक है, जो स्टेट आप मेंशन करोगे, उससे ही डिसाइड होगा कि किस स्टेट के कौन से आरओसी के पास, आरओसी इन द सेंस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कंपनी को बनाने का काम करता है, बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, वो कौन सी स्टेट में आएगा। वैसे तो नॉर्मली हर स्टेट का लगभग एक ही आरओसी होता है, सिर्फ 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे 2 आरओसी होते हैं, ठीक है, एक बॉम्बे, ठीक है, यानी कि करंट टाइम का मुंबई, ठीक है, और दूसरा हमारा कर्नाटका, ठीक है। तो मुंबई में हमारे पुणे और मुंबई में 2 जगह बैठते हैं आरओसी, ठीक है। तो आरओसी जो होते हैं वो किसी एक स्टेट में एक ही होते हैं या किसी स्टेट में 2 हो सकते हैं। जैसे जहाँ का बिजनेस जितना ज़्यादा होता है वहाँ उतने ज़्यादा आरओसी मैनेज किए जाते हैं, ठीक है। वो इसी तरह से जैसे वर्कलोड ज़्यादा हो गया तो हमने दूसरा इस्टेब्लिश कर दिया, दूसरे को वहाँ पे रख दिया, दूसरे को वहाँ पे जगह दे दी, भाई आप भी काम करो साथ में मिलके, ठीक है। तो इस तरह से 2 आरओसी सिर्फ 2 ही स्टेट में है अभी तक, ठीक है। आगे का क्या होगा पता नहीं, लेकिन अभी तक तो 2 ही है, ठीक है। तो वैसे वही बता रहा कि जो स्टेट आप डालोगे, ठीक है, उससे पता चलेगा कि आपकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन कौन सा आरओसी करेगा, या कल को कोई इशू आता है तो कौन सा आरओसी उसमें डील करेगा, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। और दूसरी बात कह रहा है कि विच कोर्ट वुड फॉल अंडर, मतलब कल को आपकी कंपनी में कोई इशू हो गया, ठीक है, शेयर होल्डर्स को चीट कर लिया आपने, या फिर आपकी कंपनी को आपने किसी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हो गया, कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया किसी सामने वाली पार्टी ने, तो आप किस कोर्ट में जाओगे, कहाँ के कोर्ट में जाओगे, वो डिसाइड करता है आपका रजिस्टर्ड ऑफिस का जो रजिस्टर्ड लोकेशन होगा, ठीक है, जो स्टेट आप उसमें मेंशन किए होंगे वही वो डिसाइड करता है, ठीक है। दूसरा बता रहा है इट आल्सो कन्फर्म्स द कंपनीज नेशनलिटी। और दूसरी बात, वहाँ पे ये भी मेंशन करना होगा कि हमारी कंपनी किस नेशनलिटी की है, किस राष्ट्रीयता की है। मान लीजिए हमने इंडिया में उसको बनाया तो हमारी इंडियन कंपनी हो गई, अगर हमने इंडिया के बाहर उसका रजिस्ट्रेशन कराया है तो वो भाई फॉरेन कंपनी हो जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ कह रहा है, ये भी मेंशन करना ज़रूरी है। और तीसरी बात जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, रजिस्टर्ड ऑफिस का फुल एड्रेस मेंशन करना होगा टूवर्ड्स द आरओसी फॉर फर्दर कम्युनिकेशन। आरओसी के पास अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का पूरा एड्रेस लिखना होगा, ठीक है, कौन से स्टेट में है, किस ज़िले में है, ठीक है, सारा उसको मेंशन करना होगा, ताकि कंपनी को कोई नोटिफिकेशन देना हो, ठीक है, आरओसी के द्वारा, आरओसी को कंपनी के पास कोई नोटिफिकेशन पहुंचाना हो तो वो कैसे संपर्क करे, ठीक है। सिर्फ नेशनलिटी लिख देने से, आप मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई कंपनी आप इस्टेब्लिश कर रहे हो तो वो उत्तर प्रदेश में कहाँ जाके आपको ढूंढेगा, आप बनाए हो, बनाते वक्त तो आपको तुरंत इतना फेमस नहीं हो जाओगे ना। सक्सेस टेक्स टाइम, ठीक है, कामयाबी हमेशा समय लेती है, तो फिर आप कामयाब होने के लिए थोड़ा समय लोगे। मान लीजिए बीच में आरओसी को कोई काम पड़ गया, आप उतने फेमस ना हुए तो कैसे ढूंढेगा वो, इसलिए उसको वहाँ पे कहा गया कि फुल एड्रेस को मेंशन करना ज़रूरी है, ठीक है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो हमने पढ़ा
नेम क्लॉज और रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। उसके बाद जो आगे का मेन इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी कि हमारा जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो क्लॉज होता है वो होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्लॉज का बेसिक मतलब क्या होता है कि किसी कंपनी का वो उद्देश्य बताता है कि कंपनी किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है। ठीक है, किस उद्देश्य के लिए बनाई गई है और क्या क्या काम कर सकती है। ठीक है, उसकी लिमिट्स बताती है कि कितनी लिमिट है उसकी, वो कहाँ तक जा सकती है, कहाँ तक बिजनेस फैला सकती है, एक्सपेंड कर सकती है अपना। ठीक है, और दूसरा बताता है उसकी पावर, उसकी अथॉरिटी, कि वो कितना मतलब कितना मजबूत, कितना सक्षम है। सारा कुछ प्रोवाइड कराता है कौन? हमारा ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है ऑब्जेक्ट क्लॉज का। ठीक है, इन सब बातों को समझने के लिए हम एक नज़र इस पे मारते हैं। ठीक है, इट डिफाइंस द लिमिट्स, कंपनी इज द ऑर्डर, ऑपरेशन। कंपनी जो काम कर रही है, कंपनी जो भी काम कर रही है, जो भी बिजनेस कर रही है, उसमें ऑपरेशन का मतलब वो जिस सेक्टर में, जिस क्षेत्र में, जिस काम के लिए वो बनाई गई है। ठीक है, उसका जो काम है उसकी बताता है, उसको डिफाइन करता है कि आखिर ये काम का नेचर कैसा है। ठीक है, और ये कौन सा काम है। ठीक है, दूसरा बताता है इसकी लिमिट्स, इसकी सीमाएं बताता है कि सीमाएं कहाँ तक है इसकी। ठीक है, कहाँ तक कंपनी ये एक्सपेंड करेगी, उससे आगे नहीं जा सकती है। जो ये लिमिट तय कर दी गई इसके बाहर वो जाके काम नहीं कर सकती। सीधा सीधा समझिए। ठीक, दूसरी बात, इट डिटेल्स द कंपनीज स्कोप। ठीक है, एंड एक्सप्लेन हाउ द मेंबर्स कैपिटल विल बी यूज्ड। ठीक है, कह रहा है कि ये बताता है कंपनी का स्कोप। स्कोप मतलब तो आप समझते हैं कितना उसका क्षेत्र, कितना बड़ा है उसका स्कोप। ठीक है, और ये भी बताता है कि जो मेंबर्स हैं, जो पैसा उन्होंने दिया है कंपनी को कैपिटल के रूप में, शेयर खरीद के, जो कंपनी के शेयर खरीदे हैं, कंपनी में इन्वेस्ट किए हैं ताकि कंपनी आगे बेहतर परफॉर्म करे, तो उनके पैसे को किस तरह से यूज़ करेगी कंपनी, वो भी बताएगी। ठीक है, दूसरा बताता है इट प्रोटेक्ट्स द शेयर होल्डर्स फंड एंड इंश्योर फंड्स विल बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। ये बताता है, देखिए कंपनी का जो शेयर होल्डर होगा, ठीक है, जो शेयर खरीदता है, ठीक है, वो कंपनी से उम्मीदें लगाए रहता है। ठीक है, कंपनी से उसकी एक उम्मीद होती है। ठीक है, कंपनी पर एक उसका भरोसा होता है। क्या भरोसा होता है? कि भाई कंपनी अच्छा, जिस पर्पस के लिए पैसा हमसे ले रही है वो उसी पर्पस पे पैसा लगाएगी और वो काम अच्छे से करेगी, जिससे कंपनी को भी फ़ायदा होगा। कंपनी को फ़ायदा होगा तो कंपनी हमको भी अपने फ़ायदे में से, प्रॉफिट में से हिस्सा देगी, डिविडेंड देगी। ठीक है, ये शेयर होल्डर का मोटिव होता है, हर शेयर होल्डर का। ठीक है, तो भाई देखो, पैसा कोई देगा तो बदले में कुछ ना कुछ तो रिटर्न चाहिए उसको। हम बैंक में भी पैसा जमा करते हैं तो हम सोचते हैं कि कल को हमको बैंक से इतना इंटरेस्ट मिलेगा। हम एफडी कराते हैं, क्यों कराते हैं फिक्स डिपॉजिट? क्योंकि हमें पता है कि एक टाइम के बाद वो पैसा भले थोड़ा बढ़े लेकिन बढ़ जाएगा। ठीक है, आजकल का ट्रेंड है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना है। क्यों? रिस्क क्यों लेते हैं लोग? अपनी जमा पूंजी को लगा के, ज़िंदगी भर की जमा पूंजी इकट्ठा है उनकी, वो चाहे तो उसे ही खर्च कर लें। ठीक है, या चाहे तो कहीं और इन्वेस्ट कर दे जहाँ उनका नुकसान ना हो। लेकिन लोग शेयर मार्केट की तरफ क्यों घुस रहे हैं? इस वजह से कि हमारे जहाँ पे रिस्क नज़र आएगा वहाँ पे हो सकता है कल को आपको फ़ायदा भी हो जाए। वो मेन मकसद उनका पैसा गंवाना वहाँ नहीं होता, पैसा कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। तो वैसे कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो किसी कंपनी को भाई अपना पैसा क्यों देंगे फ्री में, क्यों मुफ्त में देंगे? बदले में कुछ चाहिए उनको ना। कुछ परसेंटेज होते हैं वो फिक्स किए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर पे। ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर होते हैं, मतलब शेयर कैपिटल जब भी आगे पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको अच्छे से बताएंगे इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं। ठीक है, तो उसमें देखो उनको सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड चाहिए होता है। ठीक है, लाभांश, लाभांश इन द सेंस लाभ में से थोड़ा सा हिस्सा, लाभ का एक छोटा सा पोर्शन। कितना पोर्शन? जितने परसेंट पे उन्होंने शेयर खरीदे हैं कंपनी के। ठीक है, जितने पैसे कंपनी को दिए हैं, ठीक है, उस शेयर के लिए उसी में से जो हिस्सा उनका बनता है, जो परसेंटेज उनका बनता है, वो कंपनी उनको पे करेगी। ठीक है, ये उनका मोटिव होता है। तो वही कह रहे हैं कि ये प्रोटेक्ट करता है शेयर होल्डर के फंड को, जो शेयर होल्डर के पैसे हैं उनको बचाता है और इंश्योर करता है फंड सिर्फ उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होंगे जिस पर्पज़ के लिए आपसे लिए गए हैं। मान लीजिए ABC लिमिटेड है, ABC प्राइवेट लिमिटेड है, वो एक काम कर रही है। ठीक है,
एक काम कर रही है बूट का, ठीक है। अब बूट से वो शिफ्ट हो रही है, उसने अपने मेमोरेंडम में लिख दिया था कि ऑब्जेक्ट क्लॉज में कि हम बूट से शिफ्ट हो सकते हैं क्लॉथिंग में या फिर मार्ट में, ठीक है, या सुपरमार्केट में, कहीं ऐसा कुछ एक अलग सा मेंशन कर दिया, ठीक है। तो अब वो उस सुपरमार्केट को बढ़ाने के लिए या उस सुपरमार्केट को इस्टेब्लिश करने के लिए उसके नाम से एक अलग सा फंड मतलब शेयर इशू किए हैं। अब उस शेयर को जब शेयर होल्डर खरीदेंगे तो भाई उनका क्या मतलब है, उनका मतलब ये थोड़ी कि आप बूट में ही इन्वेस्ट करो इसको, नहीं, उनका मतलब है भाई आप उस मार्ट के लिए करो, उस मॉल के लिए करो, ठीक, इन्वेस्ट। तो यही चीज़ है कि जिस चीज़ के लिए पैसा लिया गया है हम उसी चीज़ में ही उसको इन्वेस्ट करेंगे, इतनी सी बात कहता है। दूसरा बताता है लिस्ट ऑफ मेन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑफ द कंपनी परस्यूइंग आफ्टर इनकॉर्पोरेशन। देखो जो कंपनी की ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कंपनी का जो जो उद्देश्य है, कंपनी क्या क्या अचीव करना चाहती है, किस किस सेक्टर में काम करना चाहती है, उन सभी की लिस्ट बना करके हमको इनकॉर्पोरेशन के बाद जैसे ही कंपनी फॉर्म हुई, हमने मेमोरेंडम सबमिट कर दिया, ऑब्जेक्ट क्लॉज, नेम क्लॉज, सारा क्लॉज उसमें डाल दिया, ठीक है, ABCDE, ठीक है, 5 क्लॉज हमने डाले उसमें, और उसके बाद उन सब में सब बातें लिख दी। उसके बाद भी अगर कंपनी चाहे तो अलग से एक 2 लिस्ट बना के अमेंड करके उसको उसमें डाल सकती है या फिर शेयर होल्डर्स को बता सकती है, ठीक है। इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट दैट आर नेसेसरी टू अचीव, मतलब इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट का मतलब ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए एक तरह से समझ लीजिए प्लान्ड ऑब्जेक्ट, प्लान्ड वो जो हमने अपेक्षित हिंदी में बोलते हैं अपेक्षित, ठीक है, जैसा कि हमने अपेक्षा की है कि हमको भाई साल के आखिर तक, ठीक है, मान लीजिए 2023 आने वाला है तो हमने ये डिसाइड किया कि 2023 के आखिर तक हमको जिस पर्पस के लिए हमने लिया है, हमको डैम बनाना है, हमने डैम बनाने कंस्ट्रक्शन के लिए हमने फंड इकट्ठा कर लिया, रेस कर लिया, तो अब हमको साल के आखिर तक वो फंड उस डैम में लगा करके डैम को तैयार करवाना है, ठीक है। वही लिखा है इंसिडेंटल ऑब्जेक्ट दैट आर नेसेसरी टू अचीव, आवश्यक है कि उसको पा लिया जाए, ठीक है, यही कह रहे हैं। नथिंग इलीगल, कोई भी एक्टिविटी इलीगल नहीं होनी चाहिए, कोई भी ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं होना चाहिए। हम अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज में ये नहीं लिख सकते हैं कि हम भाई अफीम का कारोबार करेंगे, ठीक है, इलीगल गन्स का कारोबार करेंगे, ये सारी चीज़ें नहीं लिख सकते आप, ये सब सारी चीज़ें मेंशन नहीं कर सकते, ये ठीक है, ये उसमें आपको मना किया जा रहा है, ये प्रोहिबिटेड एरिया है, ठीक है, ये प्रोहिबिटेड एरिया है। दूसरा, नथिंग अगेंस्ट पब्लिक इंटरेस्ट, ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी आप नहीं करोगे, कोई भी ऐसी एक्टिविटी आपकी, कोई भी ऐसा कार्य, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसा उद्देश्य आपका नहीं होना चाहिए जिससे कि पब्लिक एट लार्ज को नुकसान होता हो, ठीक है। पब्लिक के वेलफेयर के लिए आप कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन जिससे आपके किसी काम से पब्लिक को नुकसान हो रहा है, जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फैक्ट्री लगाई, अब फैक्ट्री से निकलने वाला केमिकल, बगल में कोई झोपड़ी है, ठीक है, गांव है पूरा एक, उसमें पानी, नदी का पानी वो लोग अभी भी यूज़ कर रहे हैं मान लीजिए, या नल का पानी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो केमिकल आप ऐसी जगह पे फेंक रहे हो, ठीक है, जो जाकर के सीधा समुद्र तल के पानी में मिल रहा है, ठीक है, और कल को उनके पानी में वो केमिकल आने लगा जिससे उनके अंदर बीमारियां और उनको तमाम तरह के नुकसान होने लगे, ठीक है, फिजिकली मेंटली हर तरह से वो परेशान हो गए, तो क्या होगा, वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट है कि नहीं है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे। दूसरा, नथिंग अगेंस्ट कंट्रीज जनरल रूल ऑफ लॉ, ठीक है, मतलब मान लीजिए किसी देश ने अपने कंट्री में बैन कर रखा है किसी चीज़ को कि आप यहाँ पे ये एक्टिविटी बिल्कुल नहीं कर सकते, जैसे कि मान लीजिए बिहार का ले लीजिए, बिहार में शराब बंद है, अब बिहार में दारू नहीं बेच सकते हो, ठीक है, अब बिहार में आप जा कर के दारू की फैक्ट्री लगा लो, भाई हमको दारू बनानी है, शराब बनाना है हमको, ठीक है, तो वो चीज़ तो प्रोहिबिटेड जो है वो चीज़ आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अल्कोहल को अगर किसी देश ने मना किया है, या किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी बिजनेस को किसी देश ने अगर मना किया है कि हमारे यहाँ ये नहीं होगा, हमारे रूल के अगेंस्ट है ये, ठीक है, तो किसी देश ने, किसी स्टेट ने, ठीक है, अगर मना कर रखा है तो आप वहाँ पे वो काम, वो बिजनेस बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ें तो हमने समझ ली। अब इसके बाद जो क्लॉजेस दिए हुए हैं वो ख़ास इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उनको हम
समझ लेते हैं, क्योंकि हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, अभी भी वही बता दे रहे हैं। इसके बाद आता है लायबिलिटी क्लॉज। लायबिलिटी क्लॉज वो होता है, ठीक है, जैसे कि कोई भी कंपनी होगी, ठीक है, कोई भी कंपनी होगी, एक होगी लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड, ठीक है। जो लिमिटेड बाय शेयर है वो तो ठीक है, उसका कोई मसला नहीं। जो लिमिटेड बाय गारंटी होगी, उसके एक तो गारंटी ऐसी है जिसके पास शेयर है, ठीक है, और दूसरी गारंटी ऐसी है जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, शेयर नहीं है, ठीक है। और अनलिमिटेड कंपनी के भी केस में यही है कि अनलिमिटेड कंपनी है जिसके पास शेयर है, और अनलिमिटेड कंपनी ऐसी है जिसके पास कोई शेयर नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उस पर मेंशन करना होगा। अगर शेयर वाली है तो उसको बताना होगा कि हमारे पास कितना शेयर है, हम कितना इशू करेंगे, कितना नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें उस पर मेंशन करनी पड़ेंगी आपको। और दूसरी बात थी उसके बाद आपकी कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज क्या होता है? कैपिटल क्लॉज कंपनी का एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें हम बताते हैं कि कंपनी की कितनी पूंजी होगी मैक्सिमम। बाद में बढ़ाना घटाना हो वो बात की बात है, लेकिन जिस टाइम पे आप बना रहे हो, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे हो, उस टाइम पे मेमोरेंडम में आपको लिखना पड़ेगा कि हम 100 करोड़ की कंपनी बना रहे हैं, 50 करोड़ की बना रहे हैं, ठीक है, 1000 करोड़ की बना रहे हैं, ठीक है, जितना बनाना है, ठीक है, जितने की कंपनी बनानी है, जितना पैसा आपको अपनी कंपनी में लगाना है, जितना आपको बताना है कि हमारी कंपनी इतने पैसे में कारोबार करेगी, इतने पैसों से, तो वो पैसा उसमें मेंशन करना पड़ेगा। कैपिटल क्लॉज सीधी बात यही कहता है। कैपिटल क्लॉज को दो नामों से और जाना जाता है, ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल वो कैपिटल होता है जिसको हमारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख के ऑथराइज किया गया है कि भाई हम इतना पैसा लिख दिया गया है तो मैक्स टू मैक्स हम इतना पैसा ही यूटिलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। करेंगे तो उसके लिए दूसरा प्रोसीजर है, कैसे करेंगे, अमेंड करेंगे मेमोरेंडम को, मेमोरेंडम की कैपिटल क्लॉज को कैसे करेंगे वो बात की बात है। फिर उसके बाद आता है हमारा एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज को सब्सक्रिप्शन क्लॉज भी कहते हैं। अब सब्सक्रिप्शन क्लॉज होता है क्या चीज़ है, ये समझ लीजिए। सब्सक्रिप्शन क्लॉज एक ऐसा क्लॉज होता है जिसमें ये लिखा होता है कि कंपनी कैसी, किस नेचर की है। पहले तो हमने ऊपर देख लिया था कंपनी के लास्ट वर्ड में क्या होना चाहिए, लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड। अगर वो कंपनी लिमिटेड है, प्राइवेट मतलब यानी कि पब्लिक कंपनी है, तो कम से कम 7 लोगों के सिग्नेचर उसमें होने चाहिए, एटलीस्ट 7 मेंबर के सिग्नेचर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होने चाहिए। along with that witness also। 7 मेंबर तो लगे, उसके साथ कम से कम 2 विटनेस भी चाहिए, कम से कम 2 गवाह भी चाहिए। अब भाई गवाहों के सामने आप साइन करोगे, आपके सामने गवाह साइन करेंगे, ठीक है। इसको हम ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अटेस्टेशन पढ़ते हैं, ठीक है, वो हम बात की बात करेंगे, दूसरे टॉपिक पे नहीं जाना, हमको इसी में रहना है। तो ये हो गया पब्लिक कंपनी के केस में। अगर प्राइवेट कंपनी है, कंपनी का नेचर अगर प्राइवेट है, तो प्राइवेट कंपनी में क्या होगा, प्राइवेट कंपनी में हम सिर्फ और सिर्फ, क्योंकि हमको पता है मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं, तो 2 मेंबर वही साइन करेंगे उस पर, ठीक है, साइन करेंगे कि हाँ मेमोरेंडम पे, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे, ठीक है, MOA पे, उस पर साइन करेंगे। साइन करने के बाद वही विटनेस का प्रोसीजर यहाँ भी है, ठीक है। ये हमारा सब्सक्रिप्शन क्लॉज हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता क्या है वैसे समझ लीजिए, ठीक है। ये बाय लॉज होते हैं कंपनी के अंदर, ठीक है, कंपनी के अंदर जो रूल्स और रेगुलेशंस बनाए जाते हैं। देखो कंपनी का तो जो मैक्स टू मैक्स लिमिट डिसाइड करता है कि कितने, कहाँ तक जा सकती है कंपनी, कहाँ तक नहीं जा सकती है, कितना काम कर सकती है, कितना काम नहीं कर सकती है, वो सब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमारा तय करता है, ठीक है। लेकिन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हमारे कंपनी के अंदर के इंटरनल अफेयर्स को डील करता है, ठीक है, कि क्या रूल्स बनेंगे, कैसे रेगुलेशन बनेंगे, कितने डायरेक्टर होंगे, किसकी सैलरी कितनी होगी, और कौन मतलब वर्किंग टाइम डिसाइड करेगा, कौन कब आएगा, कौन कब जाएगा, ठीक है, और किस फील्ड में हम काम, अगर जिस फील्ड में काम कर रहे हैं तो उस फील्ड का को कैसे इस्टेब्लिश करना है, सारा चीज़ वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन तय करता है। कुछ फॉर्म उसके भी होते हैं, जैसे ABCDEFE तक हमने पढ़ लिया यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, FGHIJ, ठीक है, J तक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के फॉर्म होते हैं, ठीक है, जिसमें आप अगर आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना रहे हो, ठीक है, कंपनी के अंदर, तो उसको इन्हीं फॉर्म में भर के आपको भेजना होगा। अब इन फॉर्म में जाता कैसे, क्या जाता है, वही फॉर्म जो यहाँ पे लिखा होता है कि लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय शेयर है, कि अनलिमिटेड है, और अगर उसके पास
लिमिटेड बाय गारंटी है, शेयर है तो कितना शेयर है कि नहीं है, इन सब चीज़ों को, अनलिमिटेड है शेयर के साथ है कि बिना शेयर के है, तो वो सारी चीज़ें उसमें भी उन्हीं फॉर्मों में लिखा जाता है। तो वो हम आगे जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की क्लास करेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।